स्कोर जो है एक बात ध्यान में रखिएगा कि अपना स्कोर खुद आपको पता होना चाहिए, यानी कि किसी से चोरी ना कीजिएगा, किसी का कोई चोरी नहीं करेगा और अपना स्कोर खुद ये आपको लास्ट में बताना है। आप लोग लगाने शुरू कीजिए क्वेश्चन। सर प्लीज पूछना था कि क्या कभी रनिंग करना सही होगा? अभी अभी पढ़ाई कर लो, अभी जो है ये क्यूज लगा लो। अभी रात को रनिंग करने जाओगे, ये 10 बजे रात को रनिंग करने जाओगे, अभी क्यूज लगा लो, रनिंग करना भी सही रहेगा। अभी क्यूज लगा लो। एक्सोबायोलॉजी क्या है ये बताना है। सो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अन्य ग्रहों पर जीवन, अन्य ग्रह पर जीवन है कि नहीं है, एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको लगभग आपको पढ़ा दिया गया है, सभी चैप्टर, और आप लोग पढ़े होंगे, और बस आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अधोलेखित में से कौन सा गुण, ये बताना है, अधोलोकित में से कौन सा गुण है जो पादप में नहीं पाया जाता है? पीसीएस का क्वेश्चन है, बताओ अधोलोकित में से कौन सा गुण है जो कि पादप में नहीं पाया जाता है, यानी पौंटों में, प्लांट में। शो वृद्धि करना होता है, प्रजनन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जित तंत्र नहीं पाए जाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उत्सर्जित तंत्र नहीं होगा। चलो लगाओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए। यहाँ पर एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक और आपको प्रकाश संश्लेषी किस जगत में रखे जाते हैं? एक कोशिकीय है और साथ में यूकैरियोटिक और आपको प्रकाश कोशिकीय, ये प्रकाश संश्लेषी है, इनको रखा जाता है किस जगत में रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है, बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आराम से जल्दी जल्दी देखते चलना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी लगा लोगे। लगाओ इसका आंसर लगाओ। चलो बढ़िया है सर ये पीडीएफ, अरे 3 पीडीएफ तुम लोग को दिया, आज 2 पीडीएफ तुम लोग को दिए ना जी, 2 पीडीएफ दिए, उतना बड़ा बड़ा पीडीएफ, रिवीजन कर लेना। बाकी सभी पीडीएफ कंपाइल कर दे दिया जाएगा। ये तीनों टेस्ट जब अभी तक हुआ है, तीनों टेस्ट का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा आज या कल में। सो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो बिगड़ा हुआ था वो सही हो गया और अब आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक ना? चलो बताओ। सर जी अभी का मतलब एग्जाम से पहले रनिंग करने जा, ओ ये बात है, मतलब अभी नहीं पूछ रहे हो, चलो ठीक है। अब रनिंग करने देखो, अभी रिटेन पर ध्यान दो, उतना अभी अच्छा खासा समय है, रिटेन पर ध्यान दो और जॉगिंग करनी स्टार्ट करो। रनिंग मतलब ये नहीं हा हा दौड़ रहे वो वाला रनिंग नहीं, अभी स्टेमिना बिल्डअप करो। स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हो सुबह सुबह, वैसे भी दिमाग फ्रेश रहेगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लैक्टोज नहीं पाया जाता भैया, लैक्टोज नहीं पाया जाता। लैक्टोज तो आपको नहीं पाया जाता है, ये ना, ठीक, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध में, ये याद रखे, खट्टा दूध मतलब आपको दही की बात कर रहा है, ठीक ना। कार्बनिक अम्ल आपको सोडा वाटर में होता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंग में होता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर में होता है, ये सभी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, लैक्टोज नहीं होगा। और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए 5 देख लीजिए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा होगा ये आपको बताना है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव का नाम बताइए। लगाइए क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। अरे बिहारी बॉय, तू जिंदगी भर पियर फराके वाली के चक्कर में रह जाबे, ठीक ना। पियर फराक बेचे शुरू कर दे, जे पियर फराक लेगा ना उसको तुम कुछ गिफ्ट कर देना, चाहे गाना गाना वहीं पर बैठकर, पियर फराक वाली। तो पियर फराक का पियर साड़ी बेचने शुरू कर दो, ठीक ना। और जो भी बोलना गली में घूम घूम कर, हम पियर लाए हैं फराक, किसको लेना है? पियर फराक वाली जो भी होगी आ जाओ, पियर फराक लेने के लिए 40% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। और जो भी लेगी पियर फराक, समझ लेना तुम्हारे साथ ओकरे साथ जोड़ी है, बोलना वहां पर। यार देखो, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है ये बताना है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो कि आया था, ये था नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। विटिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है बताना है। विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है ये बताना है। सो विटिकल्चर में तुम्हारा क्या होता है, जिसका आपको रम बनता है, शराब बनता है, यानी कि क्या बोले तो उसे बोला जाता है पैक, बड़ा वाला। आपको फ्रांस और इटली के क्षेत्र में ये सब ज्यादा होता है, ठीक, भूमध्य क्षेत्र में। अंगूर का अध्ययन, अंगूर होता है, इसमें क्या होता है, अंगूर ये उत्पादन किया जाता है, विटिकल्चर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? देखो लगाओ क्वेश्चन, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, अपने कॉपी पर लगाएगा और लास्ट में स्कोर बताएगा, ठीक ना बउआ लोग। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि सोचने पर मजबूर करना है, इसलिए 5 सेकंड तुम लोग को समय मैं दे देता हूं कि पूरा ऑप्शन पढ़ लो, बाद में तुम लोग का कंप्लेन ना मिले। देखो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या होता है, जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति का, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जंतु जीवाश्म का नहीं हो जाएगा, पैलियो वनस्पति पूछ रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 देख लो। प्रक्रियोटिक तथा यूक्रियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, पढ़े थे आप लोग। प्रक्रियोटिक होता है, यूक्रियोटिक होता है। प्रक्रियोटिक क्या होता है? नया वाला होता है, ठीक ना, पूरा आपको उसका विकसित नहीं होता है, ठीक। अब ये बताना है आप लोगों को।
अब भैया एक बात बताओ, तुम लोगों का हमको समझ में नहीं रहा है, प्रेम कुमार यादव जी तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है, ठीक ना? तुम किस मतलब कि तुम सब गली गली घर घर जाकर सबके से जहां जहां फिजिकल करा रहे हैं सबसे पूछ रहे हो कि क्या हमारा सेटिंग हो जाए, क्या यहाँ पर सेटिंग होता है, तो को नहीं बोलेगा सेटिंग होता है जी। अरे तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, जिसको सेटिंग कराना है वो काम है सेटिंग कराना, जिसका रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा किसका रिजल्ट आएगा। अजीबे तुम्हारे हाल भी है, अजीबे तुम्हारे हाल भी, इतना बड़े हो गए हो समझ में ना आ रहा है, बुद्धिया कहाँ है तुम्हारा, ठीक है? ये बताओ प्रक्रियोटिक और यूक्रियोटिक कोशिका में जो अंतर होता है ये किसका होता है? केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है? आपको प्रक्रियोटिक में आपको केंद्रक की कला जो होती है वो उपस्थित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखो जीव विज्ञान शब्द जो है उसका आपको पिता कहा जाता है, किसको? एरिस्टोटल को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी पिता एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। बट जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था लैमार्क और टेरेविनस द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क और टेरेविनस द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको सी हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत में पूरे आपको बांटा गया था। 5 जगत को वर्गीकरण किसने किया था ये आपको बताना है। 5 जगत को वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? लगाइए क्वेश्चन। 5 जगत के वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था ये बताओ। विक्टर द्वारा, लिनियस द्वारा, थियोफ्रेस्टस द्वारा, हिस्कन्स द्वारा। ये किया गया था आपको विक्टर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। लेनियस ने आपको, कैरोलस लिनियस को आपको क्या कहा जाता है? आपको वर्गीकी के पिता कहा जाता है। वो 2 जगत में बांटते थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? द्विनाम पद्धति दिए थे। कैरोलस लिनियस क्या कहते थे? द्विनाम पद्धति दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तुम लोग भी ट्रैफिक पुलिस बनोगे ना, इसमें से बहुत से लोग ट्रैफिक पुलिस में भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ठीक ना? सो ट्रैफिक पुलिस में बनोगे तो ट्रैफिक पुलिस, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस मतलब तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम नहीं जाओगे, गलत काम करोगे तो पकड़ा जाओगे, यहीं पर तुम जाओ भाई, तुम अच्छा आप लिए हो, लाइसेंस लिए हो। सो ये ट्रैफिक पुलिस किसे बोला जाता है? गोल्जी कॉय होता है। गोल्जी कॉय होता है कोशिका की, इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या के थैली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होता है जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। डीएनए की जो श्रृंखला होती है डबल हेलिक्स मॉडल द्वारा बनी होती है। डबल हेलिक्स मॉडल द्वारा बनी होती है और ये डबल हेलिक्स मॉडल आपको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए की श्रृंखला किससे बनी होती है? हाइड्रोजन बंध से। किससे बनी होती है? हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? जंपिंग जीन की जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन। सॉरी गुरुजी आज थोड़ा लेट हो गया, चलो जल्दी से कॉपी किताब निकालो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है, जल्दी से फास्ट करके देख लो। छवि यहाँ पर देखो, जंपिंग जीन का जो खोज किया गया था मैक क्लिंटॉफ द्वारा किया गया था। मैक क्लिंटॉफ ने किया था जंपिंग जीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल इज द, आपको जानते हैं, आपको क्रियात्मक रचनात्मक इकाई है पूरे शरीर का, सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। अब ये बताना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको क्या अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में देखोगे ये आपको नहीं मिलता। ये देखो पादप कोशिका में क्या होता है? सेंट्रियोल। ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके कारण ही होगा। और एक ऑप्शन आपको देता है कि कोशिका भित्ति, वो भी पादप कोशिका मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? तार केंद्र हो जाएगा। इसके कारण ही देखोगे पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 15 को देखो। कौन से नाइट्रोजनीय क्षार आरएनए में होता है बट डीएनए में नहीं होता है? चार जो होता है ना उसमें से आपको आरएनए में होता है बट आपको डीएनए में इनमें से कौन सा नहीं होगा बताओ? तो डीएनए में आपको मतलब नहीं होगा और आरएनए में होगा ये यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है? आरएनए में होता है बट डीएनए में नहीं होता है, इसे याद रखिए। बाकी थायमीन, ग्वानिन, साइटोन ये आपको, साइटोसिन ये आपको डीएनए में भी पाया जाता है, ठीक? ये क्षार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखो। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया क्या कहलाती है बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 लगाए। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया क्या कहलाएगी? लगाइए क्वेश्चन। बढ़िया है, बढ़िया है, हाल चल सब बढ़िया है, सब क्वेश्चन आपको लोग लगाना है। उत्क्रम अनुलेखन की आपको क्या क्रिया कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा। आरएनए से डीएनए बनना, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण किया जाता है, ये क्या कहा जाता है आपको? उत्क्रम अनुलेखन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में कोशिकांग डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में कोशिकांग डीएनए पाया जाता है? यानी डीएनए कहां पर पाया जाता है? एक तो नाभिक में, कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, ऊपर से इसमें से कौन से पार्ट में पाया जाता है ये बताना है। तो नाभिक के सिवाय आप देखिएगा डीएनए जो पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा की कहा जाता है, यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। कपास का प्रमुख घटक कौन है? कपास का प्रमुख घटक कौन है ये बताना है। कपास जो होती है काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास का प्रमुख घटक कौन है? कपास जो होगा आपको देखो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका साक्ष्य मिला है कपास का। यहां देखोगे कपास का मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। सेब के फल में लाल कारण क्या होता है? सेव जो होता है, सेव तुम लोग देखोगे, सेव ऐसे भी खाया जाता है, सेव में पोटेशियम भी पाया जाता है, तुम्हारा दिल के धड़कन के लिए भी खाया जाता है। और सेव के ऊपर
जो आपको वो मतलब धब्बा जैसा दिखाई देता है वो आयरन जो होता है ऑक्साइड से अपक्रिया कर वो आपको धब्बा बन जाता है, ठीक ना। तो सेब में फल के लाल के कारण क्या होता है, सेब में विटामिन ए भी पाया जाता है। सेब में आपको देखोगे कि फल में लाली के कारण क्या होता है, लाली के कारण होता है बताओ एंथोसाइनिन होता है ना। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, लाली के कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है। आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लोग नहीं बोलते हैं तो हर सेव नियन गाल बाटे, तो ओकरा मतलब एंथोसाइनिन मतलब सेव जैसन मतलब कंपेयर करने का मतलब वो चीज़ है, बाकी मतलब वो चीज़ नहीं है कि गलिया में एंथोसाइनिन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हीरोइन जो होता है ये आपको हीरोइन वो हीरोइन नहीं, आपको फिल्म वाला हीरोइन नहीं प्राप्त की जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए तुमको मुंबई जाना पड़ेगा। ये हीरोइन कर रहा है, हीरोइन चर्सी वाला हीरोइन। हीरोइन अफीम जो होता है ना वो जो आप दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते थे और नशा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक। तो ये हीरोइन किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको अफीम के पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। किससे, अफीम के पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, शीतल पेय जलो, ये देखो क्या दे रहा है, एक मिनट, हाँ यह देखो क्वेश्चन नंबर 21 से कि शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होता है, कोका कोला हो गया, आपको थम्स अप हो गया, आपको स्प्राइट हो गया, ये सब में क्या मिला होता है आपको बताना है, इसका आंसर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत हो जाएगा। इसका नाम कैफीन पाया जाता है, थोड़ा मात्रा में इसमें कैफीन भी पाया जाता है और आपको CO2 तो होता ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैफीन हो जाएगा। आगे निकोटीन देखो, आपको तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का आपको संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, भारत के थे। प्रयोगशाला में सबसे पहले जेनेटिक्स कोड का आपको देखोगे, जेनेटिक कोड बनाए थे, आपको संश्लेषण किए थे किसका, जेनेटिक कोड का संश्लेषण जो किया गया था प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा पहले किया गया था, ये आपको खुराना थे। कौन थे, खुराना थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 23 देखो, पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित इसमें से किसमें पाया जाता है, ठीक। पर्णहरित चाहिए ही चाहिए, किस लिए चाहिए भैया, तो पर्णहरित, पर्णहरित नहीं पर्णहरित होता है यहाँ पर, पर्णहरित चाहिए ही चाहिए। किस लिए चाहिए भैया, तो उसमें आपको देखोगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आपको चाहिए होता है। और कहां पर होता है, हरित लवक के ग्रेना में होता है, ठीक, ये याद रखिएगा, हरित लवक के ग्रेना में होता है, ग्रेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम जो होता है मुख्य कार्य क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल, और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जो सेल होता है वो आपको राइबोसोम होता है। मतलब ये कोशिका का सबसे छोटा अंग अगर पूछे तो ये क्या हो जाता है, आपको राइबोसोम हो जाता है। राइबोसोम के क्या बोला जाता है, आपको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक ना। तो राइबोसोम में क्या किया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, ठीक, क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन उड़ाओ एकदम, क्योंकि ये सभी तुम लोग का क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक ना। तो आज तुम लोग का गलती क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लगाओ, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ है, प्राकृतिक में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें से बताना है क्या पाया जाता है। ये बता, ग्लूकोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। सेलुलोज सबसे अधिक पाया जाता है, प्राकृतिक में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ग्लूकोज को तो इंस्टेंट एनर्जी भी कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इबोला वायरस का नाम पड़ा है, इबोला किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है इबोला, ठीक ना, वायरस जनित बीमारी है। सो इबोला कहां पाया जाता है, आपको इबोला एक नदी है उसके किनारे ये बीमारी पाया गया था, ठीक। तो इबोला नदी के नाम पर पड़ा है, क्या है, नदी के नाम पर पड़ा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा ये। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 27 देखो, डीएनए को किसमें अंतःपात्र बनाया था, यानी कि अंतःपात्र में जो डीएनए को बनाया था ये किसने बनाया था, डीएनए को किसने अंतःपात्र में आपको बनाया था, ये किसने बनाया था, ये आपको पूछ रहा है। लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया था, ये हो जाएगा ऑर्थर कर्नबर्ग, ऑर्थर कर्नबर्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीका की खोज किया था, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में कौन सी मौजूद शर्करा होती है ये आपको बताना है, ठीक। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होगी, तो ये हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया गया था, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था डीएनए का, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो डीएनए के जो द्विकुंडलित संरचना दिया गया था ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने द्वारा दिया गया था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन 32 देख लो, निप्थिस खिसियाना यानी जिसे घटपन्नी कहा जाता है, ठीक ना, घटपन्नी आप देखोगे ना वो छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है, ठीक। तो ये बताना है, नेप्थिस खिसियाना नामक दुर्लभ और अपतित पौधा पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है, तो नेप्थिस खिसियाना या घटपन्नी जिसे कहा जाता है, ये आपको जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मुख्यतः जो ज्यादा पाया जाता है ये मेघालय में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, मेघालय के जंगल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है इसमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है कि जो जैव उर्वरक के रूप में
में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खेत में जैव उर्वरक के रूप में, धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पृथ्वी पर सबसे पहले आया था, इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया नाम है, यानी कि नील हरित शैवाल, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेतों में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष के अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष के अनुसंधान में इसको प्रयोग में लिया जाता है, यानी ऊपर ले जाया जाता है वायुमंडल में इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का आंसर बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैंने ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को कराया था कि क्लोरोला हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर यहां से देख लो, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज का जो छिलका होता है वो आपको क्या होता है कि प्याज के छिलका जब उतारोगे तो उसमें से आंसू आएगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि आंसू आपको आता है, ठीक। ये बताना है, प्याज के छिलके उतारोगे तो आंसू आएगा, इसके क्या कारण होता है इसमें आपको होता है, तो ये बताइए। प्याज के छिलका उतारोगे तो इसमें सल्फोनिक अम्ल होता है, क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल के कारण आप वो देखोगे सल्फर होता है, सल्फोनिक अम्ल, जो आपको आंख में आपको क्या होता है कि आपको मतलब उसके दुर्गंध से आपके आंख में आंसू आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर डूबकर कोई मृत्यु हुआ तो उसके आपको पता लगाने के लिए ये किया जाता है, ये लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपको लगाइए 34 लगाइए। बहुत अच्छा, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस समूह के डूबने से आपको डायटम, डायटम का प्रयोग किया जाता है। डूबने से किसी का मृत्यु होगा उसका पता लगाएगा, डायटम हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, अमरबेल जो है जिसे कसकुट्टा कहा जाता है, कसकुट्टा आप देखोगे अमरबेल जो आपको छाता की तरफ पेड़ पर चढ़ जाता है, कसकुट्टा पियर पियर रंग का होता है, छाता की तरफ आपको पूरा एकदम फैल जाता है, ठीक। कसकुट्टा जो होता है ये पूछ रहा है, अमरबेल जो होता है ये क्या होता है, अमरबेल जो होता है ये क्या होता है आपको बताना है। तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ये पेड़ों पर चढ़ जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 के आंसर क्या लगा लोगे, लगाओ लगाओ लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या होता है आपको पूर्ण ताना परजीवी होता है, पूर्ण क्या होता है, ताना परजीवी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, हाइड्रोफाइटस किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा किसे कहता है आपको बताता था, ठीक। हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है, तो हाइड्रोफाइटा किसे कहा जाता है बताना है। हाइड्रोफाइटा इसमें से क्या हो जाएगा बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाइड्रोफाइटा हो जाएगा एक जलीय पौधा, क्या हो जाएगा, एक जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइटस क्या होता है, जलीय पौधे होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पकलिका है? पुष्पकलिका है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पुष्पकलिका के रूप में, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मतलब कि अगर किसी के पास आप जाओगे तो ये खा लिया जाता है, मुंह जो होता है ना वो आपको गंध नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको लौंग हो जाता है, लौंग। तो लौंग में इलायची, ये क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा, ठीक ना। गाना वाला था ना कि तुम लौंग और मैं इलायची, यानी कि लौंग भी गंध देगा और इलायची भी गंध देगा, बशर्ते दोनों में इतना डिफरेंट रहेगा। तो लौंग जो गंध देगा मतलब कि तुम्हारे मुंह से अच्छा गंध देगा, लौंग के साथ साथ कड़वा थोड़ा होता है, लेकिन इलायची क्या होता है वो भी गंध देता है लेकिन उतना कड़वा नहीं होता है, ठीक। यानी लौंग मतलब अच्छा चीज है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक ना। इस्तेमाल कभी ना कभी किए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लिए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाती है बताना है। सो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है, लगाइए क्वेश्चन, फल, जड़ और तना, पुष्प, ये बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर लगाइए 38। बहुत अच्छा, तना से प्राप्त किया जाता है, जड़ से नहीं प्राप्त किया जाता है, तना से प्राप्त किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ के पौधे के जो तना होता है, हल्दी जो होता है एक प्रकार के तना का पाठ ही होता है, आपको याद रखिएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, किस पादप को आपको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? मतलब कि किस पादप का जो है शाक्य मतलब की होता है झाड़ी, यानी पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, ये उपमा प्रदान किया जाता है। ये कौन सा होता है और अक्सर हम लोग खाते हैं, इसका खाते सेवन भी करते हैं, जब पूजा होता है तो इसका इस्तेमाल प्रसादी के लिए भी करते हैं, महावीर स्थान जब जाते हैं, और इसका इस्तेमाल देखोगे कान दर्द करता है तो इसका रासा भी गार कर डाला जाता है कान में, और इसका बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है तुलसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, तुलसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इनका पूजा भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। संसार में जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है बताओ। संसार में पूरे विश्व में सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है और आपको देखोगे ऑक्सीजन निकलता है, ये किसके द्वारा होता है तो ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवालों द्वारा देखोगे आपको सबसे अधिक आपको प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें नील हरित शैवाल भी आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाली जीवाणु कौन सी है? मनुष्य के जो आंत में पाए जाने वाली जीवाणु है, या आंत में जो पाया जाता है ना जीवाणु, उसका नाम बताना है। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाली जीवाणु का इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 लगाइए। बहुत अच्छा, मनुष्य के आंत में जो पाए जाने वाली जीवाणु है उसका नाम है एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। कवक कोशिका में जो होता है आपको संचित होता है, कवक कोशिका में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, खाद्य पदार्थ इसमें किस रूप में संचित होता है ये आपको बताना है। तो कवक में जो खाद्य पदार्थ संचित होता है इसका नाम बताना है, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजोन। ग्लाइकोजोन के रूप में हम लोग में जो इंस्टेंट एनर्जी, मतलब जो हम लोग का एनर्जी इंस्टेंट चाहिए होता है, तो हमारा जो ज्यादा रिजर्व एनर्जी होता है वो भी ग्लाइकोजोन के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, आप लोग को पता होना चाहिए, यानी ज्यादा शरीर में एनर्जी होता है तो वो ग्लाइकोजोन का रूप धारण कर लेता है। और इसमें भी देखोगे जो एनर्जी होता है ग्लाइकोजोन के रूप में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, पाश्चीकरण क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है। इसमें आपको दूध के जो खतरनाक जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए, मान लो दूध के जो टीबी वाले जीवाणु है, गाय को टीबी हुआ था तो तुम भी वैसे ही पी जाओगे तो तुम पर भी टीबी हो जाएगा, इसलिए जो स्थित जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए आपको पाश्चराइजेशन किया जाता है। पाश्चराइजेशन किया जाता है, आप देखोगे किस पर किया जाता है, तो पहले तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर आपको 15 सेकंड उबाला जा सकता है, और फिर देखोगे उससे ज्यादा तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आपको कितने मिनट, आधा मिनट आपको, मतलब आधा घंटा, माफ करना, आधा मिनट नहीं, आधा घंटा उबाला जाता है। आधा मिनट मतलब कि आपको देखोगे 15 सेकंड को, 30 सेकंड को बोला जाता है, नहीं, आपको देखोगे 71.60 डिग्री पर आप देखोगे सेल्सियस पर कितना 15 सेकंड पर उबाला जाएगा, तब पर भी ये पाश्चराइजेशन हो जाता है। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक होता है, ठीक ना, एंटीबायोटिक ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक ना। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? देखो, प्रतिजैविक जो आपको सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है ये भी जीवाणुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक ना, जीवाणुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ना हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? अबे भैया ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ये बताइए संसार के सबसे लंबा वृक्ष का नाम बताना है, इसमें से कौन सा होगा? संसार के सबसे लंबा वृक्ष का नाम बताइए। सभी आपको रिवीजन के तौर पर, एक रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट के तौर पर टेस्ट हो जाएगा। बबुआ लोग कितना तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो इससे भी पता तो चल जाएगा ना। संसार के सबसे लंबा वृक्ष कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। संसार के सबसे लंबा जीवित वृक्ष हो जाएगा सिकुआ का, सिकुआ का हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा सिकुआ, जो होता है ये होता है। मेरा रैबिट को अभी अभी बिल्ली लेके भाग गई सर, ओ माय गॉड। हम तो यही सुनते थे कि लड़का लड़की भाग जाता है लेकर, ये सब बिल्लियों सब भी पगला गई है, रैबिट को लेकर भाग जा रही है। बताओ अब क्या किया जाए, अब उसका केस किसके यहाँ जाएगा, वो कैसे शादी होगा वो दोनों को, हमको ना समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा? ये बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा कि आपको अच्छे से कुशलता पूर्वक जो हो जाता है ये आपको क्या कर देता है, आपको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये बताना है, क्लोरेला होगा, बाघ होगा, केचुआ होगा, कसकुट्टा हो जाएगा। क्लोरेला का नाम तुम लोग जानते हो, यही क्या करता है, सबसे अधिक देखोगे कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में आपको बदल सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ देखो, क्लोरोफिल का मुख्य आपको जो खनिज घटक होते हैं ये बताना है। क्लोरोफिल का मुख्य रूप से घटक जो होते हैं ये आपको बताना है। चलो बताओ, क्लोरोफिल का घटक जो बताना है तुमको, तुम्हारे अपने खरगोश को बोलना चाहिए ना, बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से। आज की दुनिया बहुत बेदर्दी दुनिया हो चुकी है, ठीक ना। आप देख रहे हो, खरगोश को आपको सिखाना चाहिए था, ये खरगोश बाहर मत निकला करो, चार दीवारी के अंदर रहो, ठीक ना, लेकर भाग जाएगा कोई तुमको। देखो आज बिल्ली लेकर भाग गई, ऐसा ऐसा दुनिया में चीज देखने को मिलता है ना, हम कहा बोले, ठीक ना, हम कहा ही बोले। ये देखो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण आपको देखोगे प्रकाश संश्लेषण जो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? पौधे के लिए एकदम सूक्ष्म, एकदम थोड़ा सी जरूरत होता है पौधे के विकास के लिए, इसमें से बताना है ये कौन सा होगा। तो कौन से पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, ये हो जाता है बोरोन। और बोरोन का हम लोग इस्तेमाल देखोगे आपको नाभिकीय रिएक्टर में क्षण के रूप में भी करते हैं, आपको जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको ये हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रेशमी, मतलब कि कौन सी कलर की रेशमी जो होगा ये पर्णहरित के द्वारा स्वार्थिक उपयोग किया जाता है। यानी प्रकाश में कौन सा होगा जो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा और इसमें ज्यादा आपको किया जाता है, क्या किया जाता है, स्वार्थिक उपयोग किया जाता है रेशमी का, और ये हो जाएगा रेशमी लाल हो जाएगा। लाल नीला का ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक। लाल का तरंगधर भी ज्यादा होता है, परिकंडन कम होता है। क्वेश्चन 50 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए जरूरी होता है? यानी कि फल पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फल पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। ये एथिलीन गैस है, प्राकृतिक गैस है, आपको देखोगे, और ऊपर से इसे कार्बाइड के तौर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कच्चा फल पकाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, आराम से लगाना, एथिलीन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि रात में क्या करते हैं, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो बाबूजी तुम लोगों को बोलते होंगे कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक, ये बताओ। कॉपी पर आंसर लगा रहा हूं, ग्रुप में नहीं, बढ़िया कर रहे हो। बिल्ली नहीं बिलार होगा, ये देखो,
ये देखो चंदन मंडल को, ये तो अगले बुद्धि लगता है, ठीक ना। अरे गौवा में गजब गजब बम बिलार होता है भैया, ये तुम लोगों को डरा देगा, ठीक ना। ये खतरनाक खतरनाक बम बिलार बिलाई भी होती है, ठीक। रात्रि में देखो पेड़ के नीचे होना हानिकारक होता है, क्योंकि रात्रि में पेड़ क्या करते हैं कि CO2 छोड़ने लगते हैं, इसलिए बोला जाता है क्या होता है CO2, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं ना होता है जी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नाम से ही पता चला प्रकाश की जरूरत होगा, यानी कि सूरज के प्रकाश की जरूरत होगा, तभी ना आपको CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं तो ये क्या करते हैं, आपको CO2 ही छोड़ने लगते हैं, यानी कि इसलिए कहा जाता है नहीं सोया जाता है, सांस फूलने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में इसमें से बताना है कौन से तत्व अनिवार्य होगा, लगाइए क्वेश्चन। प्रोटीन के संश्लेषण में इसमें से कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है। भाई ये प्रोटीन में क्या, प्रोटीन जो चाहिए होता है शरीर के ढांचागत विकास के लिए, कोशिका के विकास के लिए, उत्तक के विकास के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। और प्रोटीन में देखो कि नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, केफ चक्र की प्रक्रिया कहां होती है। भैया केफ चक्र की जो प्रक्रिया होती है कहां पर होती है। केफ चक्र देखो, ग्लूकोज के जो अणु होते हैं आपको 38 में टूट जाते हैं, ऑक्सीजन में, आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पर ये टूटते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, जो कि आपको कोशिका का करेंसी सेल कहा जाता है, एटीपी को ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको देखो कि यहां पर ही क्या हो जाता है, यहां पर केफ चक्र की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक ना। यहीं पर आपको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यहीं पर आपको सेल का खाना बनता है, इसे सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपको ग्लूकोज के एक अणु से आपको 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। यहां पर देख सकते हैं ऑक्सी में आपको ऑक्सीशोषण में आपको 53 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, ग्लूकोज के एक, अरे भैया गलती हो गया, यहां पर देखो, ये देखो ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सी से प्राप्त होता है, ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो ग्लूकोज के एक अणु से जो होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है, कितना होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, अधिकांश जीवाणु स्वार्थिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो सक्रिय हो जाते हैं, ये किस ताप पर होते हैं, आपको बताना है। अधिकांश जीवाणु जो सक्रिय हो जाते हैं किस ताप पर होते हैं। भैया एगो लड़का था, ठीक, गांव के एगो लड़का था, ठीक। तुम्हारे बिहार के ही कहानी बता रहे। एगो लड़का था, ओकरा हो गया जैसे वो बहाली आया 2000 पहले की बात है, मतलब कि 2000 लगभग 15 की बात है, ठीक। तो उस समय उसी समय देखोगे, या उससे भी 1 साल पहले की बात है, मैं उससे मिला था, तो बहाली आया। अब वो बहाली आया तो उसमें वो गया, ठीक। तो मतलब भभुआ का लड़का था, भभुआ का लड़का मेरा दोस्त था। और जब हम उससे मिले थे तो 2019 की बात बता रहे, 2019-18 में उसका वेतन 56,000 था, यानी बिहार पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर वो था, लेकिन वो ATS में चला गया था, ठीक। ATS जो होता है ना बिहार में, जैसे कि जो ये दस्ता होता है, आतंकवादी दस्ता, उसमें वो चला गया था, ठीक। और बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 से आपको 35 डिग्री के बीच में आपको ज्यादा सक्रिय होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 56 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, इसमें से बताना है इसमें से कौन सा एंजाइम होता है। अब वो क्या किया था कि वो चोरी कर गया था, सिंपल सी बात है, वो चोरी कर एग्जाम निकाला था। अब वो गया और उसको बना दिया गया कि बम डिफ्यूज करने वाला काम, ठीक। अब बम डिफ्यूज करने वाला काम बना दिया गया, और वो करा बढ़िया से, पढ़ाई में मने ना लगता था, उसको वहां पर भेजा गया। अब वो तो चोरी कर गया था, उसको इतना अपॉर्चुनिटी मिला कि दौड़ के हिसाब से अपना ATS निकाल लिया, तो उसको बम डिफ्यूज वाला से हटा दिया गया, यानी कि उसका टेस्ट होता ना समय समय पर, और फिर से उसे ATS में ही डाल दिया गया। बंदूक देकर तुम लोग चुपचाप, मतलब जहां पर ATS छापा मारते हैं, जहां पर लगता है कि यहाँ पर कुछ मतलब वैसा चीज है, तो ATS बहुत ट्रेनिंग वाले होते हैं, खतरनाक उन लोगों का ट्रेनिंग होता है। बिहार के ही ATS की हम बात कर रहे हैं, ठीक। आगे देखो, तो वही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, चोरी कर मतलब एक अवस्था तक पहुंच पाओगे, उसके बाद तो झुनझुना लेकर पीटते रहो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में बदल देता है। ये होता है, ये इमाइलेज होता है, कौन नहीं, जैमेज होता है, माफ करना, जैमेज होता है। कौन होता है यहाँ पर, जैमेज होगा, ठीक ना। ये क्या करता है, ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देख लो, निम्न में से कौन से पादप हार्मोन है। ये बताना है, पादप मतलब प्लांट हार्मोन है, ये बताइए इसमें से कौन से पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ये बताओ। इसमें से पादप हार्मोन तो हो जाएंगे भैया, देख लो तुम्हारे सामने है, पादप हार्मोन जो हो जाएंगे साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। एथिलीन भी दिया रहा था तो भी हो जाता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, लगाइए क्वेश्चन। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।
यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होगा, लगाओ इसमें से। अरे भैया तुम्हारे हो जाएगा, बार बार बताते हैं, हर बार बताते हैं, आंवला होता है। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 लगाओ। लौह अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? लौह अंश जो होता है खासकर लड़कियों के लिए काफी जरूरत होता है, और उस समय जब प्रेग्नेंट लड़कियां होती है, क्योंकि उस समय डॉक्टर बोलते हैं आयरन की गोली लेने के लिए, क्योंकि शरीर में आयरन की जरूरत होता है, ठीक ना। तो आयरन की जरूरत होता है, तो आयरन में आपको क्या होता है, लोहा भी होता है, ठीक ना। तो आपको आयरन की कमी से यानी कि लोहा की कमी से या खून की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। और यहां पर देखोगे कि जो आपको पाया जाता है, मतलब लोहा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरा सब्जी में। हरा सब्जी में भी देखोगे पालक में सबसे अधिक मिलता है, सो पालक का आपको सेवन करते रहना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमको बैलेंस फूड की जरूरत है ना, तो एक चीज करो, तुमको घास पात वाला पालक उलक खाते रहो, ठीक। ये नहीं कि आपको दिमाग लगाना है। एक तो घास पात वाला मतलब कि जितने हरी चीज होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, साथ में उसमें आयरन भी पाया जाता है, वो खाओ। यानी पालक खा लो, तरोई के साग खा लो, कुछ भी खा लो, ठीक ना। तो साग खाते रहो, दूसरा में 1 गिलास दूध पीते रहो, तुम्हारा काम खत्म। इतना चाहिए, दिमाग भी विकसित हो जाएगा, तुम्हारा बुद्धि भी खुल जाएगा और सब चीज मिल भी जाएगा। लौह का अंश सबसे अधिक होता है हरी सब्जियों में, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। हरित क्रांति प्रयुक्त मुख्यतः पादप फसल कौन सा है? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्यतः पादप फसल कौन सा है, ये बताना है। हरित क्रांति में ये बताना है कौन से पादप फसल होता है, लगाइए इसमें से। तो मतलब हरित क्रांति 1966-67 में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता कहा जाता है भारत में, अगर देखा जाए तो। और वैसे आपको देखोगे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति में मुख्यतः किसका फसल का प्रयोग किया गया था, सो मैक्सिकम गेहूं का। इसलिए गेहूं पर देखोगे सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, मैक्सिकम गेहूं का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। उन्नत किस्म के गेहूं, उन्नत किस्म के बीज, आपको अलग अलग आपको देखोगे मशीनीकरण। इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 61 का। निम्न में से कौन से पौधा अश्वगंधा कहलाता है? सर्पगंधा कहलाता है, ये बताना है। कौन सा पौधा होता है सर्पगंधा कहलाता है? इसका जड़ी बूटी के तौर पर काफी इस्तेमाल किया जाता है, ये बताना है। इसका आंसर लगाना है, लगाओ आंसर, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा। अगर आपको अकेले खड़े रहने में डर लगता है तो सही रास्ता चुनने की कोशिश भी मत करना। क्या भाई, हमको भूत से डर लगता है तो हम सही रास्ता नहीं चुनेंगे? अजीबे, तू तो डरवा देता है पहले ही। निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है? ये कहलाता है राबोफिलिया, राबोफिलिया कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसका नाम है, ठीक ना। आगे तब तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। खेसारी की दाल, खेसारी की जो दाल होता है ना, खेसारी के जो आपको आता है दाल आता है खेसारी का, आप देखोगे उस पर क्या होता है, खेसारी के दाल को कहा जाता है आर्मी वाला दाल कहा जाता है। उस पर देखोगे तो बूंदू बूंदू टाइप का रहता है, जैसे कि आर्मी का ड्रेसवा नहीं रहता है, वैसी खेसारी का दलवा रहता है, ठीक ना। खेसारी के दाल सब लोग नहीं जल्दी खाते हैं, और खेसारी के दाल सब लोग पचा भी नहीं सकते, और खेसारी के ज्यादा दाल खा लोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, लेथरेसिया हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेथरिज्म हो जाएगा। यानी कि इसका बीमारी कौन होगा, लेथरिज्म बीमारी वो है, जिसमें इसका आपको ज्यादा खा लोगे तो सेवन करोगे तो यही बीमारी होगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखो। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फल में सबसे अधिक शर्करा कौन सी पाई जाती है? और फल में जो शर्करा पाई जाती है वो सबसे मीठी शर्करा भी है। तो फल में सबसे आपको जो शर्करा पाई जाती है अधिकतर जो हो जाता है ये फ्रुक्टोज होता है। कौन सा होता है भैया, फ्रुक्टोज होता है, ये याद रखने चाहिए। और फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठी शर्करा भी होता है, इसके आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 लगाओ। निम्नलिखित में से किसमें स्वार्थिक विटामिन सी पाया जाता है? स्वार्थिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मजा आता है, ठीक ना। ये बताना है क्वेश्चन, तुम लोग का आंसर देख रहा है विद इन सेकंड में, तुम लोग का आंसर देख रहा हूं। इसका आंसर तुम लोग क्या लगा रहे हो, ठीक। इसका आंसर लगाओ तुम लोग। ले यार, तेरा सुपरस्टार को लूज मोशन हो गया। क्वेश्चन लगा रहे हो कि तुम क्या करो, हमको समझ में ना आ रहा है। सर मेरे गांव के एक लड़की भाग गई है। ओ, तुम्हारे गांव की एक लड़की भाग गई, हमारे पास नहीं आई है, पहले ही बोल दे रहे हैं। अब मैं अच्छी हो गई हूं ना सर, अब नहीं करती हूं कमेंट। अरे तो तुम कमेंट करो, क्या दिक्कत है? तुम कमेंट करती थी तब पर भी तुम अच्छी थी। अरे लड़ाई करना तुम लोगों को, यही तो दिक्कत है ना कि लड़ाई और कमेंट करने में अंतर बहुत थीन लाइन का होता है। यानी कि तुम किसी पर बोली बोलना और किसी को सलाह देने में अंतर जितना होता है, ठीक ना। तो बात ध्यान में रखना। तो लड़ाई मत करो तुम लोग। सर जी सबसे अच्छे हम हैं, किसी से ना मतलब रखते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। स्टडी मूड के डेंजर बॉय पाज, तुम्हारा बुद्धि चला रहे हो। तुम्हारे ना शादी हुआ है जी अभी लगन में, तुम्हारा शादी तो हो गया है पंकज, तो तुम काहे के लिए कमेंट करोगे? तुम अपने जाओ उधर अपना गृहस्थ जीवन में मारेगे कलछुले कमेंट करोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये निम्नलिखित में से सब्जियों में स्वादिष्ट जो विटामिन होता है ये आपको मिर्च में पाया जाता है। मिर्च जो हरा मिर्च होता है उसमें सबसे अधिक आपको विटामिन सी होता है। हरा मिर्च में सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। और इससे भी देखोगे कि जब विटामिन सी जो आपको खाओगे इसे, तो क्या होता है, तुम्हारा खट्टा टाइप पर थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। हमको तो बड़ा मजा आता है विटामिन, मतलब हम अगर डेली मिर्चा नहीं खाए 2 से 3 हरा मिर्च, तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारा जो होता है ना,
तुम्हारा स्टार जो होता है स्टार, उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तारों में जो होता है ना नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा होता है, और तारों का रंग जो निर्भर करता है भैया वो बताओ किस पर निर्भर करता है, ठीक ना? तो तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान से, किसके तापमान से होता है, यानी कि तापमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा तापमान पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये हलवा जुलवा क्वेश्चन आ गया रिवीजन करने के लिए, लेकिन लगाना पड़ेगा। बताओ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मैं तो उसको बात से मारूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। स्नेहा तिवारी, क्या तुमको अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अच्छे लगने ना लगने से क्या दुनिया मिट जाएगी? किसके साथ भागने वाली है स्नेहा? ये देखो चंदन मंगल चिरकुटी आ गया है, ठीक ना? ये सब का ही बोला जाए सबको। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की इकाई है, और इसका क्या होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसकी आपको देखोगे 15 मीटर होता है, आपको 10 के पावर 15, ये क्या होता है दूरी की इकाई होता है। और आपको पार्सेक भी आपको दूरी का ही इकाई है, पार्सेक भी बड़ा इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, ठीक ना? चलो ठीक है। ये होता है एक पार्सेक। अब ये यहीं से लिखिए लो तुम लोग, ठीक ना? आगे क्वेश्चन आएगा तो बताना नहीं पड़ेगा। एक पार्सेक बराबर होता है 3.086 × 10 के पावर आपको 16 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक और मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। आगे चलते हैं, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 67 देख लो। सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस आपको बताना है, सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है बताना है इसका। आप बताइए, लगाइए क्वेश्चन। गुरुजी मेरा शादी अभी नहीं हुआ है। तुम ही झूठ बोलोगे, तुम्हारा शादी नहीं हुआ, इतने दिन से तुम शादी में ना बिजी में थे, हमको सिखाओगे। आपको सूखी बर्फ क्या बताना है। सूखी बर्फ जो होता है ये क्या होता है, ठीक? सूखी जो बर्फ होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठोस CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने, ये बताना है, वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये तो कहां भाग गया, ये लगाओ। वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये वैज्ञानिक आपको कौन थे ये बताना है। तो ये वैज्ञानिक बताना है ये कौन थे, ये आपको बताना है। ये आपको कि सूरज जो है ये बताए थे पृथ्वी चारों ओर घूमती है, ठीक ना? तो ये नाम था इनका कोपरनिकस नाम था। इनका क्या नाम था? कोपरनिकस नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ये हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? यानी कि जल का डेंसिटी मैक्सिमम किस तापमान पर होता है ये बताना है। चंदन मंडल सुधर जाओ, ठीक ना? सुधर जाओ। अरे हमको तुमको कैसा, हम वैसा आदमी दिखाई देते हैं जी। अरे कितना सीधा साधा, कितना बेचारे निशान आदमी को तुम लोग ऐसा आरोप लगा रहे हो, ठीक? ऐसा आरोप लगा रहे हो, ठीक ना? हमारा भी कुछ ख्वाब है, हमारा भी कुछ सपना है, मतलब कोई भी लेकर हमको भाग जाएगा जी। झंडू पखंडू कोई भी अजीब, तुम लोग अजीबे लगाते हो। अरे गजब के इंसान हो भैया तुम लोग, ठीक? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व जो सबसे अधिक तापमान पर होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप देखोगे सबसे न्यूनतम आयतन हो जाता है, जब घनत्व ज्यादा होगा तो न्यूनतम आयतन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देख लो, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों का उनके आपको क्या कर दिया जाता है? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये पूछ रहा है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। पहले m था, अब यहां पर हो गया है 2m, ठीक? यानी पहले v था, यहां पर हो गया 2v। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। m आपको mv हो गया, mv गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, ठीक ना? तो यहां पर दुगुना ये हो गया, तो यहां से 2 निकाल लो, यहां से स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो 4 निकाल लो, यहां से गुणा कर दो, यहां पर 8 हो जाएगा, सीधे 8 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक? आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 71 देखो, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है। इस बात को ध्यान में रखना, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध का तो आपको ओम होता है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है ये क्या होती है बताओ? ये बताना है आप लोगों को वैद्युत प्रतिरोधकता की। हाँ प्रेम कुमार यादव जी, अब क्या कीजिएगा। इसमें से एगो लड़का बोल रहा था जिस इंस्टीट्यूट का आप नाम ले रहे हो कि वो कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का नहीं बैच स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं तुमको बता दूं,
बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो भर्ती आया है ना, बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी बहुत लोग इसे कमाने का जरिया, बहुत लोग कमा भी रहे, 5,000 7,000 फी है, 11,000 फी है। ये भाई इतना फी काहे के रखना है, मतलब इतना फी, मतलब ऐसा रखो कि लड़के सब पढ़ सके, बन सके कांस्टेबल, तुमसे मिलने आए तो इज्जत से मिलने आए, मिठाई खिलाए और इज्जत से मिलकर चले जाए। चालक की प्रतियोगिता होती है, इसकी इकाई जो होती है ओम मीटर होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखो, तेल का एक बैरल में निम्नलिखित में से लगभग होता है, तेल का एक बैरल। देखो मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं ना ऑफलाइन में, मात्र उसमें बहुत कम सीट है, मुझे पता है 50 60 70 लड़के मैक्सिमम बैठेंगे एक बैच में और 150 लड़के तक सीट है। लेकिन मैं इतना आप लोगों को मतलब अभी मैं बोल रहा हूं कि मेरे 150 के 150 लड़कों में 150 का 150 रिजल्ट आएगा, ये मैं अभी आप लोगों के साथ बोल देता हूं, क्योंकि मैं बहुत काफी उन लोगों पर मेहनत करने वाला हूं, साथ में आप लोगों पर भी मेहनत होने वाला है, ठीक। तो उसमें से ऑफलाइन बैच में मैं ये नहीं बोलूंगा किसी यहां ढिंढोरा पीटने जाऊंगा या मैं अपने बैच का प्रचार कराने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो 2 से 3 दिन में फुल हो जाएगा, ठीक। और मिनिमम फी भी एकदम मिनिमम रहने वाला है, यानी औरों से एकदम कम रहने वाला है, इसे भी देखना। ऑफलाइन में भी मैं कम रखूंगा और इस बार दिखाऊंगा कि क्या होता है पढ़ाई। तेल का एक बैरल जो होता है निम्नलिखित में कितना होता है, तेल के एक बैरल में जो होता है 159 लीटर होते हैं। अमेरिकन बैरल जो होता है तेल का, उसमें 159 लीटर होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, ये बताना है इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होता है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है, 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति में। डेसिबल तो ध्वनि की आपको इकाई होती करती है। समुद्री मील जो होता है नौ संचालन के लिए होता है, ये होता है 1.8 किलोमीटर लगभग जो होता है 1.8 किलोमीटर। सेल्सियस जो होता है उष्मा की इकाई नहीं होता है भैया, ये टेम्परेचर की इकाई होता है, यानी कि तापमान की इकाई होता है। तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसकी इकाई जो होता है सेल्सियस होता है, इसे याद रखिएगा। कैलोरी उष्मा की इकाई होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, गलत मिलान दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। देख लो, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है भैया, डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहां किया जाता है ये बताओ। सो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तुम लोग देखोगे संताप मंडल में मिलता है O3। O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर को मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। और ओजोन लेयर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो हम लोग किसकी मापने के लिए मोटाई करते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई हम लोग डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन की फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। किसमें मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में मिलता है। इसका आपको देखोगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये देखोगे आपको क्या आपको मनाया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 द्वारा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है ओजोन। क्वेश्चन 75 देखो, पायरोमीटर निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर होता है इसलिए किसके लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सो पायरोमीटर जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो उच्च तापमान मापने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ये आपको पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आपको दाब मापा जाता है, आपको भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है आपको देखोगे सिस्मोग्राफ पर देखा जाता है, रिएक्टर स्केल पर। इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तापमान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 76 देख लो, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण की आविष्कार किया था, ये बताना है। एक्स मतलब रोना, एक्स मतलब तुम्हारा भाग गई तो रोने लगोगे, यानी एक्स मतलब रोएंटजन, एक्स किरण मतलब रोएंटजन। रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था, एक्स किरण की आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी हो जाएगा। ऑफलाइन में सेंटर का क्या नाम रहेगा, स्टडी मूड। स्टडी मूड सेंटर का नाम है, वही सेम नाम है, ठीक, स्टडी मूड। तो बस ज्यादा नाम ही नहीं है, बस एक ही नाम है स्टडी मूड। मूड करे तो पढ़ो, नहीं तो मत करो। आप देखो, निम्नलिखित में से एक्स किरण की आपको आविष्कार किया गया था, रोएंटजन ने किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, आप लोग जानते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 देखो, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता जो मापी जाती है किससे मापी जाती है आपको बताना है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है, मैं झंडू हूं सनिया तिवारी, तो मैं क्या करूं है यार, तुम झंडू हो या झंडू बाम हो, हम उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता। तुम अपने आप को क्यों झंडू कह रही हो, इतना तुमको समझ में नहीं आता। गजब इंसान है। बहरा भी अपने आप को नहीं बोलता हम बहरा है, हम गूंगा है, हम बहरा है, गूंगा है, और तुम अपने आप को झंडू हो। अरे भैया झंडू हो तो हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें बताओ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, इसे याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन 78 देखो, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, ये बताओ। ये पूछ रहा है कि सूरज के किरणें की तीव्रता, रेडिएशन, ये सब मापने के लिए देखोगे किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन 79 देख लो। दूध के अपेक्षित घनत्व का ज्ञात किया जाता है। दूध के जो अपेक्षित घनत्व होते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है आपको बताना है। तो दूध के अपेक्षित घनत्व जो ज्ञात किया जाता है, और दूध से क्रीम निकाल लोगे तब पर भी दूध की घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक बात ध्यान में रखना। और दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा, और दूध का यही पूछ रहा है कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। दूध में क्या उपस्थित होता है, लैक्टोज होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है आपको बताना है। रक्तदाब मतलब कि ये देखो, ऐसे देखोगे तब पर भी रक्तदाब वो हाथों में घुमाकर बांध कर इसे पुश करता है और छोड़ता है, फिर तुम्हारा बीपी आपको पता चल जाता है कि तुम्हारा बीपी क्या है। मैक्सिमम 180 120/80 होना चाहिए, ये आपको होता है बीपी आपको ब्लड प्रेशर। और ये जो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81 देखो। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदल रहा है, ये ध्यान में रखना। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा, यानी वस्तु मान लो हेत्तिगो है, हेत्तिगो कर देनी। वस्तु हेत्तिगो है, इत्तिगो वस्तु हो गया, मतलब कि उसके मात्रा बदल रहा है, ठीक ना। वस्तु आगे 4 kg का है, 2 kg का होगा। वस्तु की मात्रा जो हो जाएगा बदलने पर क्या हो जाता है, ये घनत्व सेम रहता है। क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी सेम रहेगा, बाकी सभी बदल सकता है। मात्रा बदलोगे ओबीसी सी बात है, बदल जाएगा सब चीज, इसका घनत्व नहीं बदलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। समय का मापक विज्ञान क्या कहलाता है। समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं, इसे बताना है। सो समय मापक विज्ञान जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, बताइए। आपका ये तीसरा सेट है ना जी, तीसरा मैंने टेस्ट लगा रहा है ना रिवीजन के तौर पर। आज होमवर्क भी आप लोगों को मिलेगा। एरोलॉजी है, एरोलॉजी में आपको समय का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरोलॉजी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। रडार का आविष्कार किसने किया था। पीसीएस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लो और यही आंसर होगा, ठीक ना। या रडार की खोज किसके द्वारा किया गया था। सर इतना रिजल्ट नहीं दीजिएगा वरना आपको भी हफ्ता देना पड़ेगा, धमकी भी मिलेगा, सोच समझ के खोलिएगा क्लास, ठीक है सर जी बोल रहे हैं। अरे ये तो पहले ही डरवाने लगा। अरे भैया तुम लोग, हम बहुत गरीब घर से आते हैं, ठीक ना, गरीब घर से आते हैं, तो हमको कोई ऐसे काहे के लिए तंग करेगा। ठीक, रडार का आविष्कार जो हो गया, रडार का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा। रॉबर्ट वाटसन कहीं लिखा रहेगा, वाट नहीं दिया रहेगा, तो रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन 84 देखो। एक पार्सेक के कुल कितनी प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पार्सेक में देखोगे कुल कितनी प्रकाश वर्ष होते हैं। सो एक पार्सेक सबसे दूरी का सबसे बड़ी इकाई है, और एक पार्सेक में देखोगे कितनी प्रकाश वर्ष होते हैं, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखो। टोकोमीटर आपको उपकरण है जो कि मापा जाता है। अभी आपको 32वीं जुडिशरी की एग्जाम पीटी में देखोगे, ये आपको क्वेश्चन आया था कि टोकोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक, सो टोकोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक, तो टोकोमीटर द्वारा मापा जाता है आपका चाल मापा जाता है। क्या मापा जाता है, चाल मापा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 85 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देखो। एंगस्ट्रोम क्या मापता है। जो एंगस्ट्रोम होता है ये क्या मापता है, आप लोगों को बताना है। एंगस्ट्रोम क्या मापता है, लगाइए क्वेश्चन। एंगस्ट्रोम क्या मापता है, बता। एंगस्ट्रोम जो मापा जाता है ये किसके द्वारा मापा जाता है, बताना है। एंगस्ट्रोम जो मापता है तरंगधर का होता है। तरंगधर जो होता है एंगस्ट्रोम होता है, माप जो होता है तरंगधर का माप क्या होता है, एंगस्ट्रोम होता है। और आपको पता होना चाहिए कि तरंगधर का माप होता है। आवृत्ति जो होता है आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो। टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। टीवी मतलब टेलीविजन की बात कर रहा है। टीवी मतलब टेलीविजन की बात कर रहा है, तो टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, लगाना है आप लोगों को। गुरुजी आपसे उम्मीद है कि ऑफलाइन बैच के चलते हम सभी को इग्नोर मत कीजिएगा। अरे नहीं यार, तुम लोग मेरा बेस हो, ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तुम लोग तो मेरा बेस हो ना, तुम लोग मेरा पहचान हो, ठीक ना, तुम लोग मेरा शान हो। चलो तुम लोग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये जेल बेयर्ड द्वारा किया गया था। या इसका मतलब जेल बेयर्ड ने देखोगे ये टेलीविजन का आविष्कार किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखो। नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ कह रहा है। देखो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, उन्होंने खोज किया था। देखो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने शुरू हुआ है, ठीक ना। तो नोबेल पुरस्कार जो आपको नोबेल शुरुआत हुआ था किसके पैसे से होता है, ठीक ना। तो ये आपको डायनामाइट के खोज किए थे और किए थे अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो 89 देखो। श्यानता की एसआई इकाई क्या है। श्यानता मतलब होता है, आपको बताना है, श्यानता जो होता है विस्कोसिटी होता है। श्यानता जो होता है इसकी इकाई बताना है। श्यानता की एसआई इकाई क्या होता है, बताइए। श्यानता की जो एसआई इकाई होता है ये क्या होता है, ये बताना है आप लोगों को। तो श्यानता की एसआई इकाई पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज होता है। पास्कल जो होता है दाब की इकाई होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देख लो। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर अगर ध्वनि को सुनना है तो वो कौन सा यंत्र होगा, बताओ। पानी के अंदर जो ध्वनि को सुनोगे वो कौन सा यंत्र का प्रयोग करोगे, ठीक। तो पानी के अंदर जो आपको हाइड्रो मतलब पानी होता है, फोन मतलब सुनना, यानी हाइड्रोफोन जो होगा पानी के अंदर तुम लोग सुनो लोगे, ठीक। हाइड्रोफोन हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 91 देख लो। धोवन मशीन का कार्य सिद्धांत काम करता है। जो धोने वाला मशीन है
यानी कि धोवन मशीन जो तुम्हारा मैल वाला कपड़ा का मैल बाहर निकालता है, या दूध वाला देखोगे वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। या देखोगे एक चरखा होता है, बीच में रहता है और चारों तरफ कुर्सी लगाया रहता है, और जैसे वो घूमता है तो चारों तरफ कुर्सियां छितराने लगता है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ छितराने लगता है, और वो आपको देखोगे वो भी आपको देखने को मिलता है मेला उला में। ये सभी आपको किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये करते हैं अपकेंद्रीय सिद्धांत। दिस इज सुडो फोर्स। अपकेंद्रीय मतलब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ये सुडो फोर्स है, और ये आपको अपोजिट में होता है। किसका? तो आपको सेंट्रीप्यूटल का, यानी केंद्र से सीधे अपोजिट में होता है। यानी दो फोर्स लगते हैं, एक तो केंद्र की तरफ लगते हैं ये सेंट्रीप्यूटल होते हैं, केंद्र से बाहर लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, ठीक। यानी अपकेंद्रीय जो बल लगेगा यानी कि केंद्र से बाहर लगेगा, और अभिकेंद्रीय लगेगा जो केंद्र के आपको भीतर लगेगा। बैलेंस फोर्स है, सुडो फोर्स है आपको अपकेंद्रीय बल जो कि केंद्र से आपको बाहर लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 92 देखो, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम आपको प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया था ये बताइए इसमें से। तो गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक जो नियम दिया गया था इसमें से किसके द्वारा दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम दिए थे, न्यूटन। और न्यूटन बल की इकाई भी है, ऐसा इकाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, मानव शरीर का भार अधिकतम कहां पर होता है? ये मानव शरीर का जो भार होगा अधिकतम कहां पर होगा ये आपको बताना है। सो मानव शरीर का जो भार अधिकतम होगा कहां पर होगा बताइए? ध्रुव पर होगा ना भैया, ध्रुव पर होगा ना। ये देखो ये होगा आपको पृथ्वी, ये होगा विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। और इसके आपको ऊपर की तरफ जाओगे तो उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ जाओगे तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर बढ़ता है, और एकदम सेंटर पर पृथ्वी पर चल जाओगे तो 0 हो जाता है। क्या? तो आपको भार यानी mg की वैल्यू पूछ रहा है। जी का वैल्यू, जी यह डिफरेंट करता है इसलिए mg भी डिफरेंट करता है, mg ही भार होता है और mg का मात्रक ही न्यूटन होता है। ये भी याद रखिएगा, ध्रुव पर अधिकतम होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 94 देखो, लोलक की कालावधि क्या होती है? लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको किस पर डिपेंड करेगी? एक ही फॉर्मूला बताए थे कि टाइम पीरियड देखोगे किस पर डिपेंड करेगी? 2 पाई रूट एल बाई जी। यह जो होता है आपको देखो जिस पर डिपेंड कर रहा है, यानी जी पर भी डिपेंड करेगा और एल पर भी डिपेंड करेगा, यानी लंबाई पर, मतलब द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यह क्या हो जाएगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और साथ में जी जो पृथ्वी का गुरुत्व होता है इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखो, पत्थर को ठोकर मारने से तुमको ही चोट लगेगा, यानी कि ये बताना है ये कौन सा नियम होता है? पत्थर के ठोकर मारोगे तो तुम पर चोट लगेगा, ये कौन से नियम के अंतर्गत होता है बताना है आप लोगों को। गुरु जी ऑफलाइन बैच नोट्स का पीडीएफ जरूर बोलिएगा, एकदम एकदम भेजा जाएगा फ्री में। सर रुक्मणी का सेट मार रहे हैं तो आप उसमें जो क्वेश्चन है करवाते नहीं है, मिलता है, लगाओ रुक्मणी का सेट, क्या दिक्कत है? एकदम बढ़िया से रुक्मणी का सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को जो लग रहा है जहां से क्वेश्चन बनाना है ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिजल्ट तुम ही लोगों को देना है, ठीक। अब देखो पत्थर को ठोकर मारने से देखो कि प्रतिक्रिया होता है, पत्थर को ठोकर मारोगे प्रतिक्रिया होगा, पत्थर भी क्या होगा? ठोकर मारोगे उधर से प्रतिक्रिया होता है, प्रतिक्रिया ये क्रिया प्रतिक्रिया थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, और चोट लगता है। तुमको 96 देख लो, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मतलब किसी वस्तु का क्या बोल रहा है? देखो किसी वस्तु का वेग आपको तिगुना कर दिया जाए, दुगुना नहीं दे रहा है, तिगुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा। तो भैया हलवा क्वेश्चन आ गया, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है, भी कर रहा है तिगुना, ये भी कर लो सीधे, आपको 3 गुना कर लो, बात खत्म होगा। मतलब कि ये कर रहा है तिगुना है, भी तिगुना कर दिया है, इसका स्क्वायर कर लो, 9 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 97 देख लो, सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन देखोगे किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? खोज तो कर दिए थे या 1928 में ही, बट इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में कार्य किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण में। 97 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए लगा लोगे, सीवी रमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देख लो, सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी के नाम पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी आपको कितना होगी जिससे आपको सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो न्यूनतम जो दूरी होती है आपको, अधिकतम तो अनंत होता है, न्यूनतम पूछता है तो ये आपको 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 99, सभी मूल बलों के सबसे दुर्बल बल कौन सा है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल का नाम बताना है, इसमें से कौन होगा? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा होगा? यानी कि सब मूल बल है और इसमें सबसे आपको दुर्बल बल यानी कमजोर बल का नाम पूछ रहा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? आपको गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल होता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अंत क्वेश्चन आपके समीप है, अंत भला तो सब भला। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा किस नियम से अकॉर्डिंग मिलती है? बल की परिभाषा जो मिलती है किसके अनुसार मिलती है? लगाइए क्वेश्चन। अरे ठीक है तो बढ़िया है ना यार, तेरा सुपरस्टार, यू आर फ्यूचर, तुम ही भविष्य हो बिहार का, और जिस तरीके से तुम्हारा आंसर सही हो रहा है, जितना सही हो रहा है, डेफिनेटली तुम बीपीएससी कैंडिडेट हो, ठीक।
फाइट उसी के लिए करना, किसी के कहने बहकावे में मत आना, करो फाइट उसी के लिए, तुम कर सकते हो। बल की परिभाषा मिलती है ये गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और गति के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक मिलती है, यानी F बराबर ma मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर टोटल मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराया। बता दो कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग।